नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। क्या आपको पता है हमारी किचन में उपयोग में आने वाली कुछ चीज़ें हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही हैं? जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर्स। जब से ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स आए, लोगों को लगता तो ये है कि इस पे कुछ चिपकता नहीं है, कुछ भी बना लो, तेल का फ्राई कर लो, कुछ भी खराब नहीं होते हैं बर्तन। तो आपको पता है ये क्यों नहीं खराब हो रहे हैं? एक कोटिंग होती है टेफलॉन की। ये कोटिंग बर्तन को तो खराब होने से रोक लेती है, लेकिन आपकी आंतों को इतना नुकसान पहुंचाती है कि आपके पूरे शरीर को खराब कर देती है। नॉन स्टिक कुकवेयर्स जितने भी किचन में पड़े हों, इंस्टेंट उनको उपयोग करना बंद कर दिया जाए। दूसरे नंबर पर आता है एल्युमिनियम का उपयोग। एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तनों में एल्युमिनियम के भगोने, एल्युमिनियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम का कुकर, ये सारी चीजें अगर किचन में हैं तो इनका भी उपयोग अभी आने वाले समय में दिवाली आ रही है, कुछ बर्तन जो बहुत उपयोगी से हैं उनको खरीद लिया जाए और ये एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग बंद कर दिया जाए। आप देखते हैं, आपको पता होगा, जो महिलाएं किचन में काम करती हैं उनको पता होगा कि आप आधा किलो का एल्युमिनियम का बर्तन लेके आए थे और आपने उसको साल भर उपयोग लिया है, धीरे धीरे करके उसका वजन कम हो गया। तो जो ये वजन लगातार उपयोग करने की वजह से कम हो रहा है, ये एल्युमिनियम कहां जा रहा है? ये एल्युमिनियम जो हम खाना बना रहे हैं उसमें जो भी बन रहा है उसमें वो डिसॉल्व हो करके धीरे धीरे करके हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करेगा। इतना नुकसानदायक है कि आपके शरीर में कोई भी रोग आने से पहले आपकी इजाजत भी नहीं लेगा। और कुकर का यूज तो इसलिए भी बंद करना चाहिए क्योंकि कुकर एल्युमिनियम का बना हुआ है, साथ में कंडेंसेशन होता है। कुकर के लिए ये कहा जाता है कि कुकर पे खाना बनाओ और गैस को बचाओ। अब गैस को वहां तो आपने सिलेंडर की गैस बचा ली, लेकिन यहां जो पेट में गैस भरती है उसकी वजह से उसका क्या? इसके बाद फिर बारी आती है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल्स का यूज जोर शोर से चल रहा है और लोगों को स्टैंडर्ड अपना लगता है अगर एल्युमिनियम की फॉयल में रोटी को लपेट करके ऑफिस में ले जाते हैं। बच्चे के पराठे एल्युमिनियम की फॉयल में लपेट करके स्कूल में भेजे जा रहे हैं। तो ये एल्युमिनियम की फॉयल का यूज करना भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के जैसा है। आप घरों में जो कैसरोल्स जो होते हैं जिनमें रोटियां रखी जाती हैं, जिनमें पूड़ियां रख रहे हैं, आप वो भी एल्युमिनियम की फॉयल बिछा देते हैं नीचे। उसकी जगह पहले हमारे घरों में कपड़े का उपयोग होता था, कॉटन का कपड़ा, उसका उपयोग करते थे, उसमें रोटियां रखी जाती थी ताकि रोटियों की गर्मी से जो भाप बन करके रोटियां गीली होना चालू हो जाती थी वो ना हो। कपड़े का उपयोग सबसे उचित था, उसकी जगह पर हमने अब धीरे धीरे करके एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग करना चालू कर दिया, जो बहुत हानिकारक है। उसको किचन से हटाना तुरंत चालू कर दिया जाए। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तनों में बॉटलों से लेकर के दुनिया भर की चीजें प्लास्टिक की हैं। आज से 10 साल पहले जब किचन में कोई एंटर करता था तो किचन में स्टेनलेस स्टील के बर्तन, डब्बे, इतने से लेकर के इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, बहुत बड़े बड़े तक के डब्बे, एक डब्बे में दूसरा डब्बा, उसके नीचे अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर 20-20, 30-30, 40-40 डब्बों का सेट आता था। वो पहले स्टील के बर्तन आया करते थे, आजकल वो प्लास्टिक के आने लग गए हैं और हम कहते हैं कि ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है। फूड ग्रेड प्लास्टिक है। बॉटल्स आ रहे हैं,
प्लास्टिक के आ रहे हैं, उनमें हम सारी चीज़ें रख रहे हैं, उनमें पानी रख रहे हैं, उन्हीं में हम तेल को स्टोर करके रख रहे हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग जितनी जल्दी हो बंद कर दिया जाए। अगर किचन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्लास्टिक का बर्तन है, उसको तुरंत खत्म कर दिया जाए। बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हम सबकी आने वाली पीढ़ी हैं, और हम सबकी एक तरीके से कहने में आता है कि हम सबकी जान बसती है बच्चों में, और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को खाना एल्युमिनियम की फॉइल में और प्लास्टिक के टिफिन में। मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे तो स्टील का डब्बा आता था, जिसमें एक छोटा सा स्टील का डब्बा और रहता था, उसमें सब्जी और स्टील का डब्बा, और उसमें कुंडे भी स्टील के ही होते थे, ऐसे करके चढ़ जाते थे ऊपर। सिंपल से स्टील के डब्बे आते हैं, तो स्टील के डब्बों का उपयोग किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील के अच्छे स्टील के डब्बे आते हैं, उनका उपयोग करिए। नॉन कंडक्टर है, ये नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद बॉटल्स जो हैं, जिनमें पानी भर के पूरे दिन पिया जा रहा है प्लास्टिक की बॉटल्स में, इंस्टेंटली उनको बंद करने की आवश्यकता है। सब जानते हैं प्लास्टिक कैंसर कारक है, और फिर भी प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से चल रहा है। तुरंत इस चीज का उपयोग बंद कर दिया जाए, अन्यथा ये स्वास्थ्य पता नहीं कहां जाके रुकेगा। लगातार नीचे गिरता जा रहा है, कितना नीचे गिरेगा, कहां तक पहुंचेगा, किसी को भरोसा नहीं, किसी को पता नहीं है। उसके बाद बारी आती है, आप जो किचन में जितना भी वनस्पतिज जो ऑयल वगैरह है उनका उपयोग जो करते हैं, जंतुज जो है उसका उपयोग करते हैं, रिफाइंड जो भी है, रिफाइंड को जितना आप दूर कर देंगे अपने किचन से, स्वास्थ्य उतने ही आपके निकट आता जाएगा। और जितना किचन में रिफाइंड भरते जाएंगे, स्वास्थ्य आपके शरीर से उतना ही दूर भागता जाएगा। रिफाइंड को इंस्टेंटली किचन से निकालने की जरूरत है, क्योंकि रिफाइनिंग में, प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कम उम्र में लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, 30 साल की उम्र में आते आते फैटी लिवर की समस्या 85% लोगों को हो जा रही है। रीजन और भी हैं फैटी लिवर के होने के, लेकिन मूल कारणों में एक पहला कारण है यूज ऑफ दिस रिफाइंड ऑयल्स। इसके बाद फिर हमें देखना है कि रिफाइंड ऑयल्स की जगह हम उपयोग में क्या लें। हम सरसों का तेल उपयोग में ले सकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैतून का तेल उपयोग में ले सकते हैं, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिफाइंड प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। क्रूड ऑयल्स का, नारियल का तेल उपयोग में ले लें, नारियल के तेल में खाना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बेस्ट सरसों का तेल है, घानी का सरसों का तेल, और उसको भी छान कर ना रखा जाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे यहां जब तेल पिरा करके लाया जाता था छोटी वाली कोलू से, तो कनस्तर में, जो कनस्तर हुआ करता था लोहे का, उसमें तेल को डाल करके रखा जाता है, और जो टार रहता है वो उसी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो टार प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तेल को खराब नहीं होने देगा। और टार तो नीचे बैठा हुआ है बेचारा, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम टार को छान करके तेल को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। धीरे धीरे करके प्रोसेसिंग जितनी ज्यादा होती है, गुण उतने ही खत्म होना चालू हो जाते हैं। तो हमें तेल में कोशिश करनी है रिफाइंड का यूज जितना दूर हो सकता है उतना दूर करें। आइदर सरसों का तेल और मूंगफली का तेल। अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा है तो आप मूंगफली के तेल का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल, साथ में आप जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं, नारियल का तेल, ये 3 बेस्ट हैं। गाय का घी, लेकिन गाय के घी के लिए बहुत दिक्कतें हैं। गाय का घी कहते ही
ये समझ में आता है कि कोई तो गाय का घी 3,000 रुपए किलो बेच रहा है, कोई गाय के घी को 500 रुपए किलो बेच रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि 500 रुपए किलो और 300 रुपए किलो जब गाय का ही घी है तो इतना अंतर कैसे है? दिक्कतें हैं। तो गाय के घी में अगर आपको गाय का घी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता, हमारे यहां मिलता है बिलोने का गाय का घी, लगभग 1500-1600 रुपए किलो है। हम कोशिश करते हैं क्वालिटी उसकी बिल्कुल 0% भी उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। दूध आता है, जमाया जाता है, शुद्ध दही को बिलो करके मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को धीमी आंच पर गर्म करके बिलोने का घी तैयार किया जाता है। 1500-1600 रुपए किलो के आसपास पड़ता है हमको, तो हम उसको उसी रेट में बेचते हैं। बेचने का मतलब सेल यूनिट पर नहीं रखा हुआ है, वो जिसको अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि होता ही उतना है, ज्यादा हो ही नहीं पाता। हमारे पास हमारे ट्रस्ट में लगभग 100-105 के आसपास गायें हैं, लगभग 100 किलो के आसपास दूध होता है और उसमें दूध के उपयोग होने के बाद जो दूध बचता है उसको जमा करके जो दही बनाया जाता है, हम महीने भर में 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो से ज्यादा, 10 किलो से ज्यादा घी नहीं निकाल पाते। और उतना घी जो है नाक में डालने के लिए, किसी के लिए अगर कोई बहुत विशेष समस्या है, किसी को दवाइयों के साथ उपयोग में लेना है, उतने में ही हमारा तो निकल जाता है। तो गाय के घी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कंपनसेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर घी कहीं से अवेलेबल हो जाए जो शुद्ध हो तो उस घी का उपयोग आप कर सकते हैं, चलेगा। इसके साथ में अब बारी आती है कि आप कैसे भी करके अपने किचन से मैदे को बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप मैदे को निकाल देंगे, मैदा जैसे ही आप अपनी किचन से निकालेंगे, गैस्ट्रिक अपसेट्स धीरे धीरे करके बंद होना चालू हो जाए। गैस्ट्रिक अपसेट्स होंगे ही नहीं, पूरे के पूरे गैस्ट्रिक अपसेट्स खत्म होना चालू हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आप कर सकें तो लाल मिर्च का उपयोग कम से कम किया जाए। किचन में कुछ चीजें रखनी है, दालचीनी, सौंफ, अदरक, हींग, अजवाइन, मेथी, सेंधा नमक, ये चीजें हैं जिनको हम अच्छी मात्रा में, हल्दी तो रखते ही, हल्दी जीरा तो पूरी दुनिया रखती है, राई, तो ये कुछ 8 से 9 चीजें हैं जिनका उपयोग हम किचन में करेंगे तो अच्छा है। लेकिन मैदे को बिल्कुल किचन से निकाल दिया जाए, लाल मिर्च का उपयोग कम से कम किया जाए, नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और मसाले, जो गरम मसाले, चाट मसाला, सांबर मसाला, छोला मसाला, ये जो इतने मसाले हैं और इसमें जो इसके साथ में लाल मिर्च का उपयोग है, ये काफी नुकसानदायक हो जाता है। तो इसको तुरंत किचन से निकाल करके बाहर किया जाए। इसके साथ में आप रोटी के लिए बहुत मोटे आटे का उपयोग करें। ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत हितकर है और समय की मांग है कि इस समय अगर आप रोटी के लिए बहुत मोटे आटे का उपयोग करना चालू कर देंगे तो लंबे समय तक रोटी खाने के योग्य बने रहेंगे। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी रोटी हमको मजबूरन बंद करनी पड़ती है। और मजबूरन बंद करना इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा नहीं लगता किसी की रोटी बंद करने पर, लेकिन स्वास्थ्य सुधार के लिए, स्वास्थ्य में फायदा हो जो यहां आ रहे हैं उनका, इसके लिए जो आवश्यक है वो करना जरूरी है, करना पड़ता है। और रोटी को बंद करने से ही अगर किसी का फायदा होना है तो फिर रोटी बंद करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप लंबे समय तक रोटी को खाना चाहते हैं तो आप आज से ही मोटे आटे की रोटी का उपयोग करना चालू कर दें। निश्चित ही अगर आप किचन से कुछ चीजों को दूर करके कुछ चीजों को किचन में आवश्यक रूप से उपयोग में लेना चालू करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर माना जाएगा। आशा है वीडियो आपको समझ में आया है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको उपयोगी लगे
तो आप अपने मित्रों, अपने परिजनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।